Next in series is CSAT of 2020. Let's start then. कहाँ से start है? Yeah. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ज़ीरोज़ आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट. कितने ज़ीरोज़ होंगे एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट. तो ज़ीरो कब आता है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे तो ज़ीरो आएगा, है ना. 5 से जब भी इवन नंबर ये मल्टीप्लाई होगा होता, बेसिकली हमको क्या करना है यहाँ पर, या तो हम नंबर ऑफ़ टूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर नंबर ऑफ़ 5. तो देखो ये तो 5 की सीरीज़ है तो 5 तो अबंडेंटली अवेलेबल होगा. तो लिमिटिंग फैक्टर यहाँ पर क्या है? 2 है. तो 2 कैलकुलेट कर लेते हैं. जितनी बार 2 आया होगा तो उतनी बार ज़ीरो भी आएगा, है ना. तो यहाँ पर तो 2 नहीं आएगा. यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 या 15, इसमें तो नहीं आएगा. 5 चौंक 20, 5 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2, तो 2 बार 2 है यहाँ पर. 5 पंचे 25, इसमें तो नहीं आएगा. 5 6 की 30, तो ये 1 2 3 4, अब तक 4 आ गया है. ये 5 7 35, तो इधर तो नहीं आएगा. 5 8 40, तो 2 2 2 1 2 3 इधर. फिर 5 नहीं 45, नहीं आएगा इधर. 5 इंटू 10, तो 5 दूनी 10 इधर. 5 11 नहीं होगा. फिर ये 6 इंटू 10, 10 को क्या 5 इंटू 2, इसको 3 इंटू 2, तो ये और ये. अब कैलकुलेट कर लेते हैं कितने 2 हुए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और है क्या? नहीं. तो 10 विल बी दी करेक्ट आंसर. तो 10 ज़ीरो होंगे, है ना. ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन यूपीएससी ने अभी 2025 में पूछा था, जहाँ पर उसने 35 पावर n बोला था. तो n क्या होगा ये पूछा था. तो वहाँ पर हमको कुछ नहीं करना था. 5 इंटू 7 पावर n. तो यहाँ पर इनमें से कोई भी एक कैलकुलेट कर लेने थे कि 5 कितनी बार आया है या 7 कितनी बार आया है. उतने बार ही वो डिविजिबल होगा, है ना. डिवाइड तो वो उतनी ही बार होता है ना जितना नीचे में n होगा. वही चीज़ है ना. तो जैसे अगर यहाँ पर भी इस पूरे सीरीज़ को ये बोल दे कि डिविजिबल होगा 2 टू द पावर n से, तो व्हाट विल बी दी n हियर. अगेन आंसर 10 ही होगा. जितनी बार 2 आएगा उतनी ही बार ऊपर के सारे 2 को कैंसिल आउट करेगा ना. अगर डिविजिबल है तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं छोड़ रहा है ना, इन दैट केस. फिर अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि लेट एक्स वाई जेड बी या 3 डिजिट नंबर. एक्स वाई जेड 3 डिजिट नंबर है, वेर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, वो मल्टीपल नहीं है 3 का. ओके. देन एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई इज़ नॉट डिविजिबल बाई. तो हमको बेसिकली ये बताना है कि किससे डिविजिबल नहीं होगा. तो इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. एक्स वाई जेड को हम लोग लिखेंगे कैसे, अगर कोई 3 डिजिट नंबर है तो 100x प्लस 10y प्लस जेड. ऐसे ही इनको भी लिख लेते हैं और उनका सम कर लेते हैं क्योंकि सम है ये. तो 100y प्लस 10z प्लस x, फिर 100z प्लस 10x प्लस y. तीनों को ऐड कर लेते हैं. तो 100x 10x एंड x, ये सॉरी x नहीं, ये तो y है. इधर x, हाँ ये x, ये x है. तो ये हो गया 100, देन 110 हो जाएगा. फिर 111x प्लस 111y प्लस 111z. 111 को कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड. अब बोल रहा है कि ये किससे डिविजिबल नहीं होगा. तो किससे डिविजिबल नहीं होगा, x प्लस वाई प्लस जेड रखूँ तो ये तो डिवाइड हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा. और 37 रखो तो 111 37 मल्टीप्लाइड बाई 3 आता है. तो अगर मैं नीचे 37 रखूँगी तो कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स. 3 रखती हूँ तो 37 टाइम्स हो जाएगा. तो इन दोनों से भी डिविजिबल है. तो किससे डिविजिबल नहीं है, 9 से डिविजिबल नहीं है. तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा क्लीन कर लेते हैं. ओके. लेट p q r and s be natural numbers such that p minus 2016 is equals to q plus 2017 is equals to r minus 2018 is equals to s plus 2019. Which one of the following is the largest natural number. कौन सा largest होगा. तो इसमें क्या करना पड़ा, s में 2019 ऐड करना पड़ा तब जाके इसके इक्वल हो रहा है ना. तो इसमें इतना ज़्यादा ऐड करी मतलब ये छोटा होगा तभी तो s तो नहीं होगा लार्जेस्ट. अब देख लेते हैं. और प्लस वाला अगेन इसमें 2017 ऐड करना पड़ा तब जाके बाकी इन दोनों के इक्वल हो पा रहा, तो ये भी नहीं होगा लार्जेस्ट.
अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सा लार्जेस्ट होगा। तो इसमें 2016 माइनस करना पड़ा, इसमें 2018। तो जो ज़्यादा बड़ा होगा उसमें मतलब कि जिस डिजिट से, जिस भी नंबर से ज़्यादा डिवाइड मतलब ज़्यादा माइनस करना पड़ रहा है वो बड़ा होगा, तभी तो तब जाके वो इक्वल हो पा रहा है ना। तो देखो आर में से इनमें से मुझे 2018 माइनस करना पड़ा तब जाके इसके इक्वल हो पाया, और यहाँ पर सिर्फ 2016 माइनस करी तो पी में से तो इक्वल हो गया। तो ये ज़्यादा बड़ा था होगा तभी उससे ज़्यादा माइनस करना पड़ा तब जाके इक्वल हुआ, तो आर विल बी द लार्जेस्ट, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मैनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स। तो क्या करना है, कितने 5 डिजिट प्राइम नंबर बना सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर का क्या होता है कि या तो वो 1 से डिवाइड होना चाहिए या फिर वो खुद से ही जो नंबर है उसी से डिवाइड होना चाहिए। तो इसके लिए ना अगर हमको कोई 5 डिजिट प्राइम नंबर बनाना है तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कहीं वो 3 से डिविजिबल तो नहीं है या 9 से तो डिविजिबल नहीं है। क्यों मैं 3 और 9 से चेक कर रही हूँ, क्योंकि इसका डिविजिबिलिटी सबसे ईजी होता है, और इसलिए क्योंकि अगर वो 3 से डिविजिबल हो गया तब ऐसा कोई नंबर बनाया ही नहीं जा सकता है ना। क्योंकि अगर वो किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, लाइक 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है, तो कैसे वो खुद से ही बस डिवाइड होगा, वो तो प्राइम नंबर ही नहीं हुआ। तो क्या इन नंबर से प्राइम नंबर बनाया भी जा सकता है या नहीं, ये पहले चेक कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो डिविजिबिलिटी बाई 3 क्या बोलता है, सम करो सबका और देखो कि डिवाइड हो रहे हैं नहीं 3 से। तो 5 4 9 10 15, ये तो डिवाइड हो रहा है भाई, 3 5 6 15। तो अब तो इन डिजिट से कोई नंबर बनाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जो भी वो नंबर बनेगा वो 1 से भी डिवाइड होगा, और जो नंबर होगा बनेगा इससे वो उससे भी डिवाइड होगा, और 3 से तो होगा ही होगा, है ना। तो ऐसा कोई नंबर नहीं बनाया जा सकता है। तो हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर कैन बी ऑब्टेन, 0। यही मैं बोली थी कि हर साल यूपीएससी एक ना एक क्वेश्चन ऐसा देते ही है जिसका आंसर 0 होता है। अब ये 0 देखते ही किसी में भी मार्क करके नहीं आना है, ये बस ऑब्जर्वेशन है मेरा कि कहीं ना कहीं एक मिल ही जाता है। तो अगर देखो एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करते हुए 0 आ गया, अब तुमको डाउट हो रहा है कि नहीं 0 नहीं कुछ और होगा, तो ये एक अश्योरेंस हो जाएगा कि हाँ ये सही होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट, इन दिस सम x 1x 5x फिर x फिर x1 फिर 1x प्लस है। ठीक है, फॉर विच डिजिट डज द सिंबल x स्टैंड। तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, ऑप्शन से चेक करना है। मैंने क्या बताया था, नीचे से चेक करते हैं पहले। 5 रखते हैं, चलो 5 10 15 15 5 20 21 आ रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए क्योंकि x की जगह भी 5 आना चाहिए, तो ये तो नहीं। 4 8 4 12 4 चौक 16 16 1 17, ये भी नहीं। 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 13, 3 सेटिस्फाई कर रहे हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, ये वाला सेटिस्फाई कर गया, तो 11 का बी है आंसर। देन इफ़ यू हैव 2 स्ट्रेट स्टिक्स ऑफ लेंथ 7.5 फीट एंड 3.25 फीट, व्हाट इज़ द मिनिमम लेंथ यू कैन मेज़र। क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, और क्या, 7.5 एंड 3.25 का। पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 325 100, 5 2 10 5 1 5 5 5 6 25 5 2 10 5 5 6 30 5 5 6 25 5 4 20 5 1 5 5 3 15, 15/2 13/4, इसका एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालते हैं, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो 15 एंड 13 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना होगा, डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ 2 एंड 4। एलसीएम 2 एंड 4 का क्या होगा, 4 ही होगा। एचसीएफ इसका क्या होगा, इन दोनों को प्राइम नंबर है तो 1 होगा, तो 1/4, 1/4 इज 0.25, हाँ सर इज 0.25 फुट। Next question, a simple mathematical operation in each number of the sequence 14, 18, 20, 24, 30, 32 results in a sequence with respect to the prime numbers. Which one of the following is the next number in the sequence? कौन सा नेक्स्ट नंबर होगा सीक्वेंस में, सीक्वेंस क्या है 14, 18, 20, 24, 30 एंड 32। ओके, कुछ इनमें ऑपरेशन किया गया है, रिजल्ट्स इन अ सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर के सीक्वेंस में, मतलब कुछ किया गया। ओके, 14 के आसपास का कोई प्राइम नंबर बताना, 13 है। 18 के आसपास का 17 या 19,
और 24 से पहले 23, 29, ये 31। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर 31 के बाद क्या होगा? 33 नहीं होगा। 33 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि वो 11 से भी डिविजिबल है, 3 से भी, 33 से भी एंड 1 से भी, तो 33 नहीं है, तो ये हो नहीं सकता। फिर 35 हो सकता है क्या? अगेन 35 तो 5 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, ये भी नहीं। 38 हो सकता है क्या? इससे पहले मतलब 37 है ना? 37 किसी से डिविजिबल है क्या? नहीं है, तो यही हो जाएगा। अब क्योंकि 39 अगर होता प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 3 से भी डिविजिबल है, फिर 13 से भी डिविजिबल है, 39 से भी है, 1 से भी, तो ये तो नहीं है। तो प्राइम नंबर के रिस्पेक्ट में ये वाला सीक्वेंस से रिलेटेड है, तो 37 विल बी द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 31, तो 38 विल बी द करेक्ट इन द सीक्वेंस, राइट। देखो पहले कितना इजी इजी क्वेश्चन आते थे, बिना पढ़े जाओ तो भी हो जाता था क्लियर सी सेट। अब तो पढ़ के भी जाओ तो भी हाथ पैर मारने पड़ते हैं। One page is torn from a booklet whose pages are numbered in the usual manner starting from the first page as 1। वही बोला कि आपके पास एक बुक है, जैसे यूजुअल बुक में पेज नंबर होता है 1 से स्टार्ट होते हुए, वैसे ही नंबरिंग की हुई है। द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द रिमेनिंग पेजेस इज़ 195। जो सम है नंबर्स का, जो भी रिमेनिंग पेजेस है, एक पेज आपने टर्न कर दिया, तो जब आप एक पन्ना कोई फाड़ते हो तो उसमें 2 पेज नंबर लिखा हुआ हट गया ना, एक इस साइड, एक फ्रंट साइड, एक बैक साइड, है ना। बट जो रिमेनिंग वाला सम था वो है 195, मतलब जो असली बोल रही हूँ, जो एक्चुअल सम था होगा, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 195, है ना। द टॉन पेज कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो जो टॉन पेजेस थे उनमें कौन से नंबर थे ये बोल रहा है। तो सबसे पहले तो एक्चुअल सम निकालने का ट्राई करते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ नेचुरल नंबर वाला ये फॉर्मूला लगाना है अपने को। अब हिट एंड ट्रायल मेथड से देखते हैं कब 195 से ज़्यादा वाला कोई आ रहा है, ठीक है। तो रखते हैं पहले 9 इंटू 10, ये तो 45 आ रहा है, इतना कम पे काम नहीं बनेगा। 1922 190 आ गया, बट हमको 195 से ज़्यादा वाला चाहिए क्योंकि एक्चुअल सम था वो 195 से ज़्यादा था, तो इसी को 20 कर लेते हैं और क्या। तो 210, तो n इज इक्वल्स टू 20 रखा, इधर n इज इक्वल्स टू 90 रखा था, बट दैट इज़ नॉट सेटिस्फाइड द कंडीशन। देन n इज इक्वल्स टू 20 रखा, मतलब कि क्या था कि उसमें 20 पन्ने थे, है ना, और उसमें पेज नंबर 1 2 3 ऐसे करके था होगा। अब 210 तो टोटल सम था उनका, 195 उनमें से माइनस कर देती हूँ मैं, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा? 15। तो 15 था सम था, जो भी आपने टॉन वाला पेजेस था ना उसका। तो अब देख लेना कि किस में 15 सम है, ये दिख रहा है, दिस इज 15 सम, ये तो 11 है, ये 19 है, ये तो क्या ही कहना, तो ये वाला हो गया 15। देन मैंने ये वाला बताया था कैसे करते हैं इसका सॉल्व। काउंट करो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 तो 5 का 4 बना लो या 4 4 का 5 बना लो। मैं तो क्या करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वाले रखती हूँ, तो 5 वाले रखते हैं। ए बी ए बी ए, तो 3 4 5, ठीक है। फिर बी, दिस बी सी पी, 1 2 3 4 5। अब मैंने क्या बताया था, नीचे से क्रॉस चेक करना है, तो इसको रखते हैं पहले, बी रखते हैं, बी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा सी, यहाँ पर आएगा डी, एंड यहाँ पर आएगा ई। तो सेटिस्फाई हो रहा है ए बी बी, बी सी बी, डी डी सी, डी ई डी। ये तो नहीं लग रहा, ए बी बी, ये तो नहीं लग रहा। अब ए सी ई रख के देखते हैं, ए सी ई, ए बी ए, बी सी बी, सी डी सी, डी डी। हाँ ये सही है। ए से स्टार्ट, ए से एंड, बी से स्टार्ट, बी से एंड, सी से स्टार्ट, सी से एंड, देन डी से स्टार्ट, डी से एंड, क्रोनोलॉजी में भी है। फिर बी बी ए,
CCB, DDC, EED, ठीक है, करेक्ट। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट, लेट A3BC and DE2F be the 4-digit numbers with where each letter represents the different digit greater than 3। तो यहाँ पर जितने भी डिजिट्स हैं वो सब ग्रेटर देन 3 है, मतलब कौन कौन से हैं, डिफरेंट डिजिट है होंगे और सब के सब 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कितने अननोन है और देखना पड़ेगा, और इतने ही अवेलेबल डिजिट्स हैं अपने पास। इफ़ द सम ऑफ द नंबर्स इज़ 15902, मतलब इन दोनों का सम हो रहा है DE2F, कितना है 15902। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ A एंड D, ये कैलकुलेट करना है। ओके, तो C प्लस F इज इक्वल्स टू 2 तो हो नहीं सकता है ना, क्योंकि मिनिमम है यहाँ पे 4 है, तो ये या तो 12 होगा। अब मैक्सिमम अगर मैं इसको 8 और 9 जो बड़े बड़े डिजिट्स हैं उनको भी ऐड करते हैं तो कहाँ कहाँ तक जा रहा है, 8, 8, 16, 17, मतलब कि 20 तो क्रॉस नहीं हो रहा है, तो मैक्स टू मैक्स ये 12 ही हो सकता है ना। तो C प्लस F इज इक्वल्स टू 12। अब कब यहाँ पर 12 आएगा वो चेक करते हैं, कब आएगा, किन का सम होता है 12। अगर यहाँ पर एक 6 ले लूँ मैं, 6 4 तो 10 हो जाएगा, 5 6 11 हो जाएगा, 6 6 6 और 7 6 6 12, नहीं 13 हो जा रहा है। तो 9 और 4 ले लेते हैं, 9 एंड 4, ये 9 10 11, ये तो 13 हो जाएगा ना। 8 और 4 ही हो पाएगा, 8 9 10 11 12, 7 8 9 10 11 12, 7 और 5 भी हो सकता है, 7 8 9 10 11 12, है ना। हाँ, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये हो जाए। अब उसके बाद दूसरा कंडीशन B प्लस 2। अब अगेन यहाँ पे 0 तो नहीं हो सकता। अब मैक्सिमम यहाँ पे B को अगर मैं 9 भी रख दूँ तो 9 10 11 12 ही हो रहा है, तो मतलब कि क्या ये 20 नहीं हुआ होगा, ये हुआ होगा 10। तो B प्लस 1 प्लस 2 ये हासिल जो कैरी ओवर था वो, तो B प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10, तो B इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3 B 7। तो जो 7 है वो तो B है, तो यहाँ पे C नहीं हो सकता। तो अगेन हमको C भी पता चल गया, F भी पता चल गया। C क्या है, 8 है, एंड मतलब 8 एग्जैक्ट नहीं बोल सकती मैं कि C 8 होगा, बट 8 या 4 में से तो होगा। तो C या तो 4 होगा या तो 8 होगा, F में या तो 4 होगा या तो 8 होगा। और क्या पता चला है, B है वो 7 होगा ही होगा, तो ये पता चल गया। अब इधर भी कैरी ओवर 1 होगा, फिर E प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9। अभी 19 तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं 9E की जगह रखती हूँ मैक्सिमम वैल्यू जो अपने पास अवेलेबल है 9 10 11 12 13, तो भी 13 हो रहा है, तो 19 तो हो नहीं सकता। तो अगेन ये 9 ही था होगा, तो E इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4 तो 5, तो E की वैल्यू 5 है, तो ये पता चल गया। अब ये 9 है, मतलब आगे तो कैरी ओवर हुआ नहीं होगा, तो A प्लस डी इज इक्वल्स टू 15 लेके आना है ना। प्लस तो A प्लस डी 15 कैसे आएगा, कौन से नंबर अवेलेबल है अपने पास, 4 8 तो गया, 4 8 गया, 7 5 भी गया, 7 5 भी गया, 9 6 बचा, यही हो सकता है। अब इन्हीं दोनों का डिफरेंस भी निकालना है, तो 9 और 6 का डिफरेंस कितना है, 3। दिस इज द करेक्ट आंसर। पहले कितना मस्त मस्त क्वेश्चन आता था, जल्दी सॉल्व हो जाता था। 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 है क्वेश्चन। ओके, अब क्वेश्चन के बेसिस पे बताना है कि ये स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट है, स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट है, या दोनों सफिशिएंट है, या दोनों सफिशिएंट नहीं है। आर देयर मोर देन 100 फिगर, 100 फिगर से ज़्यादा है या नहीं। इसका आंसर डेफिनेटिव यस होना चाहिए या फिर नो होना चाहिए। कोई एक आंसर बताना है, यस भी बोल रहे हो नो भी बोल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यस देयर आर 100 फिगर से मोर देन ऐसा होना चाहिए, या तो नहीं, हर केस में 100 से कम ही फिगर है ये होना चाहिए। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट 1। देर आर नॉट मोर देन 2 फिगर ऑन एनी पेज। बोल रहा है कि किसी भी एक पेज में 2 से ज़्यादा फिगर नहीं है, मतलब रेंज क्या है 0 से 2, मैक्सिमम 2 है ना। और कितने पेज का बुक है 51।
तो अगर 0 पेज का बुक हुआ तो 0 फिगर हो गया। फिर अगर 1 पेज का बुक हुआ तो 51 फिगर हो गया, और मतलब 1 फिगर वाला 51 पेज हुआ तो ये, एंड हर पेज पे 2 फिगर हुए तो 102 फिगर हो गए। तो क्या मैं डेफिनेटली बोल पा रही हूँ क्या कि 100 से ज़्यादा फिगर है? नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि देखो 2 केसेस में तो 100 से लेस फिगर है, तो इसका आंसर क्या हो जा रहा है? 9 हो जा रहा है। फिर एक केस में ऐसा जहाँ पे 102 फिगर है, तो इसका आंसर यस हो जा रहा है। तो दोनों यस नो दोनों ही हो जा रहा है। तो डेफिनेटली विथ सर्टेनिटी के साथ मैं नहीं बोल सकती कि 100 से ज़्यादा ही फिगर होगा। तो स्टेटमेंट 1 अलोन तो सफिशिएंट नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गया। अब सेकेंड ऑप्शन, जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है? देयर इज़ एटलीस्ट 1 फिगर ऑन एवरी पेज। एटलीस्ट 1 फिगर है एक पेज पे, ओके, बट बुक कितने पेज का है ये तो कुछ बताया नहीं। अब इसके बेसिस पे मैं ये कैसे बताऊँ कि 100 फिगर से ज़्यादा है या नहीं? तो ये तो ना यस बोल पा रही हूँ ना नो बोल पा रही हूँ, दोनों ही नहीं हो पा रहा है। तो स्टेटमेंट 2 अलोन भी सफिशिएंट नहीं है। अब दोनों को कंबाइन करते हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग मिनिमम कितने थे? 0 फिगर थे। स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग ही मैक्सिमम फिगर कितना था? 102 फिगर। अब स्टेटमेंट 2 के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 1 फिगर है एवरी पेज पे। अब स्टेटमेंट 1 को भी मैं कंबाइन कर रही हूँ, तो इससे मुझे ये इन्फॉर्मेशन एडिशनल पता चल गई कि 51 पेज का बुक है। तो अगर एटलीस्ट 1 फिगर है, मतलब कम से कम एक फिगर है, मैक्सिमम एक पेज पे कितना भी हो सकता है, तो मिनिमम कितना फिगर होगा? 51 फिगर होगा, एंड मैक्सिमम तो कितना भी जा सकता है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने के बाद मेरे पास जो रेंज बना वो मिनिमम का क्या है? 51। मैक्सिमम का तो कुछ भी हो सकता है, इन्फिनेटिव भी हो सकता है। तो क्या मैं इससे आंसर कर पाई कि 100 फिगर से ज़्यादा फिगर होगा या नहीं होगा? नहीं बोल सकती मैं। मैक्सिमम वाले में तो चलो ये हर बार सेटिस्फाई कर जाएगा कि 100 फिगर से ज़्यादा है, लेकिन इसका मिनिमम 51 है, तो अगेन यस भी नो भी हो पा रहा है। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों कंबाइन करने के बाद भी मैं आंसर नहीं कर पा रही हूँ। टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो आंसर विल बी दी सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश 9 है गर्ल्स का, एवरेज मार्क्स इन हिंदी 8 है, फिर बॉयज़ का 8 एंड देन 7 इन हिंदी, फिर ओवरऑल एवरेज मार्क्स ये है। तो वैल्यू क्या होगा एक्स का, ये पूछ रहा है। ओके, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स है वो जी है, नंबर ऑफ बॉयज़ बी है, ठीक है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ एवरेज, यहाँ पर कितना हो जाएगा? एवरेज, जो फाइनल एवरेज है वो क्या होगा? एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश, तो ये तो एवरेज दिया हुआ है, तो एवरेज इज इक्वल्स टू क्या होता है? सम डिवाइडेड बाय नंबर। अब यहाँ पे अगेन मुझे सम निकालना है, तो सम ऑफ व्हाट? गर्ल्स एंड बॉयज़ का। तो यहाँ पर 9G, तो 9G है वो क्या है? सम है गर्ल्स का। देन ये 8B एंड ये G प्लस B, टोटल गर्ल्स प्लस बॉयज़, एंड इसका एवरेज कितना आ रहा है? 8.8। ये 9G प्लस 8B G प्लस B। वैसे इधर क्या था? x है 8G 7B G प्लस B। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 8.8G प्लस 8.8B इज इक्वल्स टू 9G प्लस 8B। 9G माइनस 8.8G, और इधर 8.8B माइनस 8B, तो इधर 0.8B आ गया, और इधर 0.2G। G बाई B इज इक्वल्स टू 8/2, तो अच्छा 8, 4/1, गर्ल इज 4, B 1। सिंपली पुट करते हैं, गर्ल कितने हैं? 4, 7, 1, 4 प्लस 1, 32, 7, 5, 9, 7, 5 7 35, 36 7 7 39, 5 8 40, 7.8. This is the correct answer. Then next, a family of 2 generations consisting of 6 members P, Q, R, S, T and U has 3 males. Okay, family में 2 जनरेशन के लोग हैं,
consisting of the 6 members. कौन से 6 members? P Q R S T U has 3 males and 3 females. Okay. There are 2 married couples and 2 unmarried siblings. U is P's daughter. U है वो P की डॉटर है, ठीक है। ये कौन है? डॉटर है। तो फीमेल वाला एंड मेल वाला, तो U अगर डॉटर है तो फीमेल हो गई, 2 और फीमेल होंगे। एंड Q इज़ आर्स मदर इन लॉ। Q है वो R की मदर इन लॉ है, तो Q कहीं पे है? वो R की मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ। तो अगेन इधर Q आ गया, Q इज़ आर्स मदर इन लॉ। अभी किसी ना किसी से तो मैरिड हुई होगी, है ना। और मदर इन लॉ है तो ये भी किसी ना किसी से मैरिड हुई होगी, हुआ होगा या हुई होगी नहीं पता अभी तो। अच्छा, मदर इन लॉ है तो ये तो लड़की होगी। आर का जेंडर नहीं पता अभी अपने को। फिर टी इज़ एन अनमैरिड मेल। टी को इधर ले जाओ, अनमैरिड मेल है तो ना तो टी इधर आ सकता है ना ही इधर आ सकता है ना, क्योंकि वो अनमैरिड है। फिर एस इज़ अ मेल, अगेन एस मेल है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट? आर इज़ यूज हस्बैंड। आर है वो, आर इज़ यूज हस्बैंड, ये डॉटर थी ना। तो अगर आर यू की हस्बैंड है, आर इज़ यूज हस्बैंड, तो इधर आर होगा ऐसा बोल रहा है, और यहाँ पे क्यू मदर इन लॉ होगी, तो इन दोनों का शादी हुआ होगा ये बोल रहा है। तो पी एंड क्यू मैरिड कपल हुए और यू एंड आर भी मैरिड कपल हुए, तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? ये पी है वो मेल होगा, तो हाँ हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी तो मेल का खाली बचा हुआ है ना। बट जैसे इस केस को अगर हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे मेल ही मेल, मतलब देखो हमारे पास मेल का पोजीशन कौन सा खाली है? टी एंड एस तो हो ही गए हैं, है ना। अगर इस कंडीशन को करती हो तो इसको हस्बैंड होना पड़ेगा, तो आर को भी मेल होना पड़ेगा, और ये मदर इन लॉ है तो पी को भी क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए, तो पी भी हो जाएगा। तो बट फैमिली में तो सिर्फ 3 ही मेल है बोला ना, तो ये कंडीशन नहीं फुलफिल कर पा रहा है, तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट। फिर बोल रहा है कि सेकेंड वाला कि आर इज़ एस वाइफ, आर इज़ एस वाइफ, तो जो आर है वो एस, आर इज़ एस वाइफ, तो आर है वो वाइफ है किसकी? एस की। तो यहाँ पर एस है वो मेल होगा, हाँ तो मेल तो है, यही तो बोला था। अब यहाँ पर क्या बोला था, और हमको क्या पता था कि पी एंड यू, ये वाला कंडीशन तो हमने खुद से जोड़ा था ना, तो इसको हटा देते हैं, ये पता था हमको। तो यहाँ पर ही एस को डाल देते हैं, तो आर है वो वाइफ है बोला क्या, तो एस को हस्बैंड होना पड़ेगा, तो ठीक है सही है। इसको थोड़ा सा अलग से बना लेते हैं। क्यू ये मदर इन लॉ है आर की, एंड आर है वो वाइफ है एस की, एंड पी है वो कहीं पे होगा, पी है उसकी यू डॉटर है, ओके। तो 2 कपल बनाने हैं अपने को, तो पी को ही इधर आना होगा, तब जाके ये कपल बन पाएंगे। एंड पी इसका अगर ये मदर इन लॉ है ना, तो ये उसका हस्बैंड होगा, और पी की डॉटर है यू। अब देखते हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं, तो इसका अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? क्यू है वो क्या है? फीमेल है, ठीक है। पी है उसको क्या होना पड़ेगा? उसका हस्बैंड, तो इधर पी आएगा। यू है वो क्या है? डॉटर है, तो यू तो पहले से डॉटर है। एंड आर है वो वाइफ है, ठीक है हो गई। एस है वो हस्बैंड है, तो ठीक है मेल है वो। और टी है वो अनमैरिड वाला एक है पर्सन, वो भी मेल है। हाँ सारे कंडीशन फुलफिल हो गए, देखो 3 मेल 3 फीमेल, और टी को हमने अनमैरिड ही रखा है अभी भी, और 2 जनरेशन भी हो गया, तो यस दिस इज सेटिस्फाइड। बट यही चीज़ है कि आप एग्ज़ाम हॉल में ये सब करते तो नहीं बैठे रह सकते, काफ़ी टाइम चला जाता है, और ये सब एग्ज़ाम हॉल में सोचना, ये रिलेशन वाला मुझे तो बहुत कंजर लगता है, इसलिए मैं रिलेशन वाला बहुत सिंपल हुआ तो मैं कर लेती हूँ, अदरवाइज़ सबसे लास्ट में जब सारे बन गए इजी क्वेश्चन, उसके बाद इन्हीं को पकड़ के बैठ जाओ। अब यहाँ पे कैलेंडर वाला क्वेश्चन है। इन अ पर्टिकुलर ईयर 12th January
इज़ अ संडे देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो मैं तो कैलेंडर का हमेशा एकदम सिंपलेस्ट वाला क्वेश्चन करती हूँ कि इस डे वाले पे कौन सा, इस डे पे ये है तो नेक्स्ट इस पे क्या होगा, ये वाला। और उसके अलावा जितने भी ऐसे वाले रहते हैं ना उन सबको मैं छोड़ देती हूँ। वैसे भी कैलेंडर का एक क्वेश्चन आता है, बन गया तो बन गया, नहीं तो आगे बढ़ो। सारे क्वेश्चन वैसे भी करके नहीं आने हैं। फिर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वही है, कैसे करते हैं देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमंग 4 मेंबर्स PQRS विच वन इज़ द लार्जेस्ट। तो PQRS में से कौन सा लार्जेस्ट है, तो एग्जैक्ट डिफाइनाइट आंसर अपने पास होना चाहिए कि हाँ P लार्जेस्ट है या फिर Q लार्जेस्ट है या R लार्जेस्ट है या S, ऐसे एक आंसर होना चाहिए अपने पास। अब देखते हैं स्टेटमेंट 1 से मैं कोई लार्जेस्ट निकाल के बता पा रही हूँ या नहीं। बोल रहा है कि R इज़ ग्रेटर देन P एज वेल एज Q, बट इससे मैं लार्जेस्ट कैसे बताऊँ, मुझे तो S के बारे में कुछ बताया ही नहीं, तो नहीं, S1 अलोन तो सफिशेंट नहीं है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, S इज़ नॉट द ग्रेट लार्जेस्ट वन, ठीक है S लार्जेस्ट नहीं है, बट वॉट अबाउट PQR, हमको उनके बारे में तो बताओ कि कौन है लार्जेस्ट। तो S2 से भी तो नहीं बता सकती मैं। अब दोनों को कंबाइन करूँ तो दोनों को कंबाइन करते हुए ये पता चल गया कि S लार्जेस्ट नहीं है, तो S का तो पत्ता वैसे ही कट हो गया। अब PQR में से कोई लार्जेस्ट होगा, बट P है उससे बड़ा तो R निकल गया, Q है उससे बड़ा R निकल गया, तो कौन है लार्जेस्ट, R। तो अब मैं बता पाई ना कि R है वो लार्जेस्ट है, बट क्या किया मैंने, S1 S2 दोनों को कंबाइनली यूज़ किया, कंबाइन करने के बाद ही मैं आंसर कर पाई। तो S1 S2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बट नीदर S1 अलोन नॉर S2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन इज़ अ यूनिक नेचुरल नंबर, ठीक है एन एक यूनिक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर बिटवीन 10 to 20, ठीक 10 to 20 एक यूनिक नेचुरल नंबर है, तो बताओ एन क्या है। तो एन का अगेन मुझे एक डेफिनेटिव एक आंसर निकाल के देना है, ठीक है ऐसा नहीं कि 1 मतलब 11 भी 12 भी, ऐसा नहीं, एक ठोक आंसर देना है, यूनिक नेचुरल नंबर बोला ना, ठीक है। अब मैं S1 को यूज़ करती हूँ, एक ठोक n की वैल्यू बताना है मुझे। n इज़ अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर 10 to 20 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 11 है, 12 तो नहीं है, 13 है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, 18 नहीं है, 19 हो जाएगा। बस इतना ही है। तो n की वैल्यू एक बतानी थी, मैंने 4 दे दिया, तो S1 अलोन तो सफिशेंट नहीं है। फिर बोल रहा है सेकेंड स्टेटमेंट में n लीव्स रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, तो 10 से 20 के बीच में रिमाइंडर वो 1 दे रहा है जब मैं 4 से डिवाइड कर रही हूँ, तो 10 को डिवाइड करूँगी मैं 4 से, तो 4 दूनी 8 9 10, ये तो 2 दे रहा है, 11 को डिवाइड करूँगी तो कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना लाना है 1, ठीक है। फिर 4 दूनी 8 9 10 11, 12 रखूँगी, 4 जाते हैं 12, ये 0 आ जाएगा, 13 रख रही हूँ, 4 जाते हैं 12 1, तो 13 एक वैल्यू हो सकता है। फिर 14 4 जाते हैं 12 13 14 रिमाइंडर आ रहा है। फिर 15 रखते हैं, 4 जाते हैं 12 13 14 15, 16 रखते हैं, 4 4 16 17 1, तो 17 भी एक वैल्यू हो सकती है। फिर 18 रखूँ तो 4 4 16 17 18, मतलब ये पैटर्न ही है। 19, तो 20 पे तो 0 रिमाइंडर आ जाएगा, तो 2 वैल्यू आगे इधर से, तो 13 भी हो सकता है 17 भी हो सकता है। तो n की वैल्यू एक वैल्यू बता पाई क्या मैं स्टेटमेंट 2 बस को यूज़ करके, नहीं, तो ये वाला भी गया। अब दोनों को यूज़ करती हूँ तो कोई वैल्यू बता पा रही हूँ क्या मैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टुगेदर यूज़ कर रही हूँ, तो 13 17 इधर भी पॉसिबिलिटी है, 13 17 इधर भी। अगेन मेरे पास 2 ही वैल्यू आया n का, कोई यूनिक नेचुरल नंबर बता पाई क्या मैं, नहीं। तो स्टेटमेंट 1 2 दोनों को यूज़ करने के बावजूद मैं आंसर नहीं बता पाई, तो स्टेटमेंट 1 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, राइट। फिर नेक्स्ट, व्हाट आर 2 नंबर्स, कौन से हैं वो 2 नंबर। अब कौन से हैं वो 2 नंबर, मान लेते हैं x एंड y की बात कर रहा है। अब अगेन इसमें भी मुझे एग्जैक्ट वैल्यू बतानी होगी, ठीक है।
बोल रहा है स्टेटमेंट 1 में देयर प्रोडक्ट इज़ 21, इनका प्रोडक्ट 21 है। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये नंबर कौन है? पॉसिबिलिटी क्या है? 7 14 7 21 हो सकता है ना। अब फिर और क्या हो सकता है? -7 -3 हो सकता है, अगेन 21 ही आया। और 21 गुणित 1 इज इक्वल टू 21, 1 इंटू 21 इज इक्वल 21। अब कहाँ से मैं एक वैल्यू बता पाऊँ? ये तो कितने सारे 7 भी हो सकता है, -7 21 1। तो स्टेटमेंट 1 अलाउन तो नहीं है सफिशिएंट। फिर देयर सम इज 10, सम इनका 10 है बोल रहा है, तो 7 + 3 इज इक्वल टू ऑल्सो 10, और 5 + 5 इज इक्वल टू 10, 6 + 4 इज इक्वल टू 10। इधर तो कितने सारे हो सकते हैं सम ऑफ 10, तो स्टेटमेंट 2 अलाउन भी नहीं है सफिशिएंट। दोनों को कंबाइन करूँ तो x मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू 21, x + y इज इक्वल टू 10। दो इक्वेशन, दो अननोन, ऑब्वियसली हमको वैल्यू मिल जाएगी 2 नंबर्स का, जैसे हम इक्वेशन स्कूल टाइम पे सॉल्व करते थे, और वो यूनिक नंबर होगा, ठीक है, एक ही नंबर होगा, क्योंकि पावर x की देखो 1 ही है, y की भी 1 है, तो एक ही वैल्यू आएगा x एंड y का, तो यूनिक नंबर हमको मिल जाएगा, तो मैं डेफिनेटिव आंसर दे पाऊँगी। तो स्टेटमेंट 1 2 टुगेदर अगर मैं चूज करूँ तो दैट विल बी द सफिशिएंट, बट नीदर स्टेटमेंट 1 अलोन नॉट स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अ मैन वॉक्स डाउन द बैक साइड ऑफ हिज हाउस। चलो इंसान को चलाते हैं। बैक साइड ऑफ द हाउस, ये इसका हाउस है, इसके बैक साइड से वो निकला, पहले डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब फिर बैक साइड ऑफ हिज हाउस स्ट्रेट 25 मीटर, 25 मीटर जाना है इसको। ये अपने घर के बैक से जा रहा है, इसका घर का फ्रंट इधर है, ठीक है, तो बैक से जा रहा है, देन टर्न्स टू द राइट। अब इधर जा रहा है तो उसका राइट क्या होगा? इस साइड होगा। अब फिर कितना चल रहा है? वॉक्स 50 मीटर, दिस इज 50 मीटर, एंड अगेन ही टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इस साइड इसका राइट, इस साइड इसका लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड अगेन वॉक्स 25 मीटर। इफ हिज हाउस फेसेस टू द ईस्ट, अगर इसका घर का फेस है वो ईस्ट की तरफ है, ईस्ट इधर है, तो इस साइड क्या होगा? वेस्ट होगा। और अगर ईस्ट इधर है तो नॉर्थ के क्या होता है? राइट में ईस्ट होता है, तो अगर मैं इधर नॉर्थ रखूँ तब इसके राइट में ईस्ट होगा, हाँ ठीक है। एंड ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये इधर ये वेस्ट है ना। फिर इफ़ हिज हाउस फेसेस टू द ईस्ट, व्हाट इज हिज डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये था, एंड पॉइंट ये है, तो कौन सा डायरेक्शन में है? इधर नॉर्थ है, इधर वेस्ट है, तो कौन सा डायरेक्शन है? ये नॉर्थ वेस्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स। फिर कंक्लूजन, क्या कंक्लूड कर सकते हो? ओके, स्टेटमेंट्स क्या बोल रहा है? ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, सारे नंबर डिविजिबल है 2 से। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। अब इसके बेसिस पे मैं क्या ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि सारे नंबर डिविजिबल होंगे 6 से? हाँ, डिविजिबिलिटी बाई 6 क्या बोलता है कि डिविजिबल होना चाहिए 2 से भी, साइमल्टेनियसली डिविजिबल बाई 3। और अगर सारे नंबर 2 से भी डिविजिबल है, सारे नंबर 3 से भी डिविजिबल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 6 से भी डिविजिबल होगा ही, तो ये मैं कंक्लूड कर सकती हूँ। फिर बोल रहा है कि ऑल नंबर्स डिविजिबल बाई 4, बट डिविजिबिलिटी बाई 4 क्या बोलता है कि लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। इसका डिविजिबिलिटी रूल तो अलग है, तो ये तो नहीं कर रहा है सेटिस्फाई इन दोनों को कि 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी होगा, तो 4 से भी होना होगा, नहीं, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट वाला रूल है, ना कि ये वाला। तो ये मैं कंक्लूड नहीं कर सकती कि सारे नंबर के लिए सही होगा, है ना। ऑल नंबर्स, हाँ कुछ नंबर ऐसे होंगे जो डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन ऑल नंबर्स बोला है ना, तो एक भी कंडीशन जो सेटिस्फाई नहीं किया तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और आपको तो पता है कि इन दोनों का डिविजिबिलिटी रूल अलग है, तो सिर्फ ओनली वन कंक्लूजन सेटिस्फाइड। फिर नीचे सॉल्व है ना। फिर ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर ब्लैक, ऑल कैट्स, ज़्यादा बड़ा बड़ा गोला बना दिया मैंने। ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर ब्लैक। अब बताना है कि ऑल डॉग्स आर ब्लैक, क्या सारे डॉग्स ब्लैक है? कहाँ ब्लैक है भाई, आधे तो छूट गए।
एक ही डायग्राम में ही ये कैंसल आउट हो गया, तो दूसरा डायग्राम बनाती तो क्या ही बात थी। मैक्सिमम ऐसे दो डायग्राम बना के चेक करना चाहिए। अब इसका दूसरा डायग्राम क्या बन सकता था, ऑल कैट्स आर डॉग्स, तो ऑल कैट्स है वो डॉग्स है। एंड क्या बोला कि ऑल कैट्स आर ब्लैक, क्या ही डायग्राम बनेगा, सेम ही अगेन बन जाएगा, लेकिन ऑल कैट्स आर ब्लैक वही बन जाएगा। चलो चलो, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, बोले सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, बट सम डॉग्स आर ब्लैक ना, तो ये तो मैं कंक्लूड नहीं कर सकती। तो स्टेटमेंट मतलब ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, वन भी कहाँ फॉलो, वन भी तो रॉन्ग ही है, नीदर वन नॉर टू फॉलोज, तो दोनों गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स 5 1 4 7 3 9। हमको क्या करना है, हाउ मैनी ऑड नंबर्स आर फॉलोड बाय द ऑड नंबर, तो ऑड को फॉलो करने वाला ऑड होना चाहिए, ऑड नंबर्स आर फॉलोड बाय ऑड नंबर्स इन द अबव सीक्वेंस। तो कितने ऐसे ऑड नंबर हैं जिनको ऑड नंबर ही फॉलो कर रहे हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि ऑड नंबर है कौन कौन से। इधर 5 है वो ऑड है, जितने भी इवन है उसको काटते जाते हैं। चलो मेन एग्ज़ाम में ऐसे मत काट दिया रहना, नहीं तो फिर बाद में कुछ डाउट हुआ तो हटा नहीं पाओगे। तो बेटर है कि नए प्लेस पे लिख लेना, उसमें कर लेना। और जब क्वेश्चन को वापस लिख रहे होगे तो सारे डिजिट्स को एक बार चेक कर लेना, पता चला क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। ठीक है, फिर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, सारे ऑड ही बचे ना। 7 3 1 5 3 5 3 9। तो यहाँ पर 5 ऑड है, उसको 1 फॉलो कर रहा है, तो एक पेयर ये मिल गया, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा, छठवां। अब ये सब तो स्टैंड अलोन खड़े हैं, 6 ही बस है और क्या है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए 16th फ्रॉम द लेफ्ट। रैंकिंग वाला क्वेश्चन बढ़िया लगता है, ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन चलो करते हैं। ए 16th फ्रॉम द लेफ्ट, पहले तो राइट लेफ्ट ही ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। ए है वो 16th है फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ए 16th नंबर पे, एंड इन अ रो ऑफ बॉयज, एंड वी इज 18th फ्रॉम द राइट। वी है वो 18th है फ्रॉम द राइट, एंड जी इज 11th फ्रॉम ए। जी है वो 11th है फ्रॉम ए टुवर्ड्स द राइट। जी इज 11th फ्रॉम ए। जी है वो क्या है, 11th है फ्रॉम ए टुवर्ड्स द राइट, एंड थर्ड फ्रॉम वी, और वी से कितने पोजीशन पे, थर्ड टुवर्ड्स द राइट। एंड हाँ राइट ही तो गई मैं अभी। हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन दी रो, रो में कितने बॉयज़ है ये पता करना है अपने को। तो इसका अगर और सिंप्लीफाइड डायग्राम मैं बनाऊँ तो यहाँ पर कहीं पर ए है, ए से पहले है 15 लोग। ए से अगर मैं काउंटिंग शुरू करूँ तो जी यहाँ पर है, और इस बीच में यहाँ पर 10 लोग हैं, 11वां इंसान जी है। और यहाँ से अगर देखूँ तो वी है यहाँ पर, और इससे पहले इधर 17 लोग हैं। ये राइट हैंड है, दिस इज लेफ्ट हैंड। ठीक है, अब हमको बताना है कि कितने बॉयज़ हैं इस रो में। हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द रो। इधर से 17 और इधर से थर्ड भी है ना। तो यहाँ पर 2 होंगे और जी तो खुद है। ठीक है, ए का डिस्टेंस हमको इधर से 15 पता है, इधर से कितना नहीं पता है ना। तो इधर से भी कैलकुलेट कर लेते हो, तो इधर तो 10 हो गए यहाँ तक, 10 यहाँ तक है, नहीं ये पूरा यहाँ तक है ना।
तो 10 में से ये 10 यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जी खुद 11th पर्सन है, तो इनमें से मैं 2 घटा दूँ तो ये 8 हो जाएगा। तो 8 यहाँ तक का, 2 यहाँ तक का। अब इधर का डिस्टेंस और पता कर लूँ मैं, तो ए का रैंक राइट से पता चल जाएगा, है ना। तो देख लेते हैं, ये 2 हो गया, 17 माइनस करो तो 15, ठीक है। बट ये पूरे यहाँ से यहाँ तक का 17 लोग हैं, इस बीच जी भी आया होगा, तो यहाँ पर जी कहीं होगा, ठीक है। अब मैं सबको ऐड करती हूँ, ठीक है, कितने लोग हो गए। इधर हो गया 15, फिर बीच में जी था, फिर 2 है, फिर वी है, फिर 8 है, फिर ए है, फिर 15 है। यहाँ पे मैंने पूरा 17 क्यों लिख दिया है, ये 17 कहाँ लिखा है, इसको वापस से थोड़ा ढंग से लिखते हैं, कुछ मैंने मिस्टेक किया है शायद। ये वाला डायग्राम तो सही है, इसके बाद से देखते हैं। दिस इज़ लेफ्ट, दिस इज़ राइट, यहाँ पर ए है, ये 16th है ना। तो इधर 15 हो गए, इधर है वी है, ये 18th है, मतलब इधर 17 है। ए से अगर मैं देखूँ तो जी की रैंकिंग कितनी है, 11th है, मतलब इस बीच में 10 लोग हैं और ये जी इधर है। और यहाँ से देखो, वी से देखो तो जी की रैंकिंग 3rd है, मतलब यहाँ पर 2 लोग और होंगे, 3rd जी खुद है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको माइनस करूँ तो 17 इधर थे, ये वी है, और इधर इससे पहले इधर 17 है, और वी से 2 पोजीशन के बाद जी है, तो इधर कितने होंगे, तो 17 में से ये 3 घटा लेते हैं तो 14 होंगे, है ना टोटल इधर। तो ये 14, 15, 16, 17, अब ठीक है, अब सम ठीक है, यहाँ तक का 17, 18 से तो ये खुद ही है। तो ए की रैंकिंग आगे से कितनी हो गई, 14, 15, 16, 17, इधर कितने हैं, इधर होंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर जी की रैंकिंग 11th है ना, तो जी को छोड़ के इधर 10 है और जी को छोड़ के इधर 2 है, तो इधर 8 होंगे, तब जाके 10 हो रहे होंगे ना। तो ए की रैंकिंग राइट से कितनी हो गई है, 14, 15, 16, 17, 17 प्लस 8, 25, ये तो कितने हो गए, 25, 15, 10 और एक ये 11, 41। तो टोटल 41 लोग हैं। क्या किया है मैंने, लास्ट में सम किया है बस। ए की रैंकिंग मैंने इधर से, तो पता ही मुझे इधर से 15 लोग हैं, ए खुद भी है जो 16th है, तो ए को अलग से काउंट कर रही हूँ मैं, तो 15 ए, और इधर से कितने लोग हो गए, 14 इधर, फिर जी, फिर 2, फिर 8, है ना। तो ये सब मिला के कितने हो गए, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, और जी को मिला के 25। तो ये हो गए टोटल। देन नेक्स्ट में आता है 3 स्टेटमेंट्स है यहाँ पर बताना है कि हु अमंग द यंगेस्ट, कोई एक डेफिनेटिव आंसर बताना होगा कि एक इंडिविजुअल किसी को कि यंगेस्ट है। पहला बोल रहा है कि सी इज़ यंगर देन डी, सी इज़ यंगर बोला है, सी इज़ यंगर देन डी बट ओल्डर देन ए एंड बी, बट ओल्डर है ए एंड बी से। क्या मैं इससे बता सकती हूँ कि यंगेस्ट कौन है, इधर तो नहीं पता चल रहा है। यंगेस्ट कौन हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, तो नहीं बता सकती स्टेटमेंट 1 अलोन से। तो ये तो गया। डी इज़ द ओल्डेस्ट, हाँ डी ओल्डेस्ट है, तो इससे बाकी यंगेस्ट कौन होगा ये कैसे बताऊँ मैं, नहीं बता सकती। तो स्टेटमेंट 2 अलोन भी सफिशिएंट नहीं है। और अगर मैं स्टेटमेंट 1 एंड 2 को मिक्स करूँ तो क्या बता सकती हूँ मैं, तो यहाँ पर तो डी सी से बड़ा है और डी ओल्डेस्ट है, डी ओल्डेस्ट है, और ए बी, तो ये अभी भी यंगेस्ट नहीं बता पा रही हूँ मैं कि डी ओल्डेस्ट है, वो बात ठीक है, लेकिन इसका मतलब डी ओल्डेस्ट हो गया तो फिर सी से भी बड़ा डी है, बट ए एंड बी तो अभी भी छोटे हैं, बट ए एंड बी में से कौन छोटा है ये नहीं पता मेरे को। तो स्टेटमेंट 1 2 दोनों को मिलाऊँ तो भी नहीं बता पा रही हूँ मैं। अब थर्ड ये बोल रहा है कि ए इज़ ओल्डर देन बी, ए इज़ ओल्डर देन बी,
ठीक है। अब ए एंड बी में ए बड़ा हो गया तो बी है वो यंगर होगा, बट बाकी सी डी के बारे में हमको स्टेटमेंट 3 में कुछ नहीं पता, तो स्टेटमेंट 3 अलोन तो नहीं है, अच्छा तो ऐसा ऑप्शन भी नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 टुगेदर, क्या बता सकती हूँ मैं स्टेटमेंट 2 एंड 3 को जोड़ के। तो 2 एंड 3 में डी ने 2 में ये बोला कि डी है वो ओल्डेस्ट है, ओके, एंड ए है वो बड़ा है बी से, ठीक है। बट सी के बारे में नहीं पता मेरे को, क्या पता सी यंगेस्ट हो, तो 2 एंड 3 बस यूज़ करके तो नहीं बता पा रही हूँ, तो ये भी है, तो यही ही सही होना चाहिए। अब सारे ऑप्शन हट गए, तो अब देख लेते हैं कि स्टेटमेंट 1 एंड 3 कैसे सफिशिएंट है। स्टेटमेंट 1 में क्या बोला था कि सी बड़ा है ए बी से, डी बड़ा है सी से, और थर्ड वाले में बोला कि ए है ओल्डर है बी से। तो देखो सबसे बड़ा तो डी था, तो डी तो यंगेस्ट नहीं हो सकता, तो डी हट गया, और सी है वो ए बी से बड़ा है, तो सी तो बड़ा हो गया, तो ए बी बस बचा ऑप्शन में, और ए बी में भी ए बड़ा हो गया है, तो बी इज़ द यंगेस्ट। हाँ, तो इसके बेसिस पे इन दोनों को यूज़ करके बता पाई मैं। फिर हाउ मैनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 से 100 के बीच में, जिनमें 4 है एक डिजिट के रूप में, बट आर नॉट डिविजिबल बाई 4, बट डिविजिबल नहीं है 4 से। तो 1 से 100 के बीच में 4 किस में आता है, एक बार 4 में आएगा, 14 में आएगा, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94, बस फिर तो 100 आ जाएगा। फिर 41, 42, 43, 44 डबल नहीं लिख देना, इधर आ जाएगा, है ना। तो 45, 46, 47, 48, 49, 50 में तो नहीं आ रहा, तो बस इतने ही होंगे। अब कौन कौन से नॉट डिविजिबल बाई 4 है, ये तो डिविजिबल है 4 से, तो ये हट गया। 4 8 7 या 12, 4 6 के 24, ये हट गया। 4 का 4, ये भी हट गया। फिर 4 का 4, 5 6, 4 6 के 24, ये हट गया। 7 नहीं, ये तो नहीं होगा, कैंसिल आउट। 4 दूनी 8, 4 एकम 4। चार का 4, 4 दूनी 8, कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ बस अब तो नहीं हो रहा कैंसिल आउट कोई। तो कौन कौन से डिविजिबल नहीं है 4 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 11 12। ओके देन इसके बाद से नेक्स्ट में करते हैं।